सबसे पहले बात करते हैं आज के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 1 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीली मुतवक्के है, इसके मुतालिक हमें सिडनी से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और अभी तो इस वक्त आपको सिडनी ग्राउंड के बाहर सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस की एक भरमार होगी और पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान के नारों से जो है ये स्ट्रीट पूरी गूंज रही होगी। और पाकिस्तानी फैंस ने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। कुछ फैंस ने टीम होटल पहुँचना शुरू किया है कि टीम को एक साथ जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे और फैंस ने बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर बना रखे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान टीम का ताल्लुक है तो पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। वही ओपनिंग जोड़ी होगी, बाबर आजम और रिजवान, और मिडिल ऑर्डर में सूरत हाल के मुताबिक जो है वो चेंजिंग हो सकती है। पाकिस्तान या न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, इसका फैसला आज 1 बजे शुरू होने वाले सेमीफाइनल से हो जाएगा। वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मध्य मुकाबले आए हैं। 4 में पाकिस्तान ने मैदान मारा, जबकि 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के हवाले से जहां पूरी कौम ही प्लेइंग 11 के उम्दा खेल की मुंतजिर है, तो वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के भाई मोहम्मद अब्बास अपने भाई से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये बताएंगे पेशावर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई। जी T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का पाकिस्तान में मुकाबला न्यूजीलैंड, कौन फातेह करार पाएगा। पूरी मुल्क और कौम को ये तवक्कुआत प्लेइंग 11 से। ऐसे में प्लेइंग 11 का अहम सतून समझे जाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की फैमिली उनसे क्या तवक्कुआत कर रही है। उनके भाई मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं भाई के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। जी फेवरेट तो सारी टीम है और जिस तरह एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं सारे प्लेयर, तो इंशाल्लाह तो औकात पूरी टीम से है कि कोई ना कोई भी इंशाल्लाह चलेगा तो पाकिस्तान फेवरेट होगा इंशाल्लाह सेमीफाइनल में। जिस तरह से आपने मोहम्मद अब्बास की बात सुनी, उनकी भी इसी तरह से पाकिस्तानी कौम की तरह पूरी टीम से ही तवक्कुआत हैं और सब अब इस वक्त यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड को हराए और फाइनल के अंदर अपनी जगह बनाए। जी बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब हाज़िरी देने पहुंचे हैं। आज यौम विलादत मनाया जा रहा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, और इसी मुनासबत से आज दिन भर मुख्तलिफ तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब भी हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने फ़राइज़ से सुबुकदोशी उनकी हुई और उसके बाद पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए हैं। अब से कुछ देर पहले इस तकरीब का इनेकाद किया गया और अब आप देख सकते हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी है। आज यौम विलादत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से मुख्तलिफ़ तकरीब का मुख्तलिफ़ मकामात पर इनेकाद भी किया जाता रहेगा। इस वक्त लाहौर में मज़ार इकबाल के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हाज़िरी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अब से कुछ देर पहले इसी मुकाम पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब भी हुई। आज यौम विलादत जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, और इसी मुनासबत से आज आम तातील का भी ऐलान किया गया है। तमाम जो वफाक के तहत इदारे हैं, जो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे हैं, वो तमाम आज बंद रहेंगे। तालीमी इदारों में भी छुट्टियाँ दे दी गई हैं। इस वक्त आप मज़ार इकबाल के मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान पहुँचे हैं, मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। और अब बात करते हैं अमरीका में वस्त मुद्दती इंतख़ाबात की। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और अब वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस के मुताबिक जो पोजीशन है उसमें रिपब्लिकन्स को 155 और डेमोक्रेट्स को 89 नशस्तों पर बढ़तरी हासिल है। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 40 और डेमोक्रेट्स की भी 40 नशस्तें होने का ही इम्कान है। ऐवान की कुल 435 नशस्तों पर इंतखाब हो रहा है। 218 नशस्तें जो पार्टी लेगी वो हाउस पर कंट्रोल हासिल कर लेगी। सेनेट की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें कि सेनेट की 100 में से 35 नशस्तों पर मुकाबला हुआ है। 51 नशस्तें लेने वाली पार्टी ऐवान बाला का कंट्रोल संभालेगी। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला, जिसके मुतालिक एक खुसूसी सेट तैयार किया गया और उस पर हमें मज़ीद अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। उनके साथ तजिया तबसरा करने वाले भी हमारे पैनल के मेहमान मौजूद हैं। रज़ा ज़ैदी साथी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया शहर। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर ये स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ज़्यादातर रियासतों में पोलिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 नशस्तें हैं, जबकि रिपब्लिकन्स की 41 और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की 51 जबकि रिपब्लिकन्स की 94 नशस्तें हैं।
इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब। अर्जुमंद हाशमी साहब, क्या कम से कम ऐवान का तवाज़ुन रिपब्लिकन्स के पलड़े में जाता नज़र आ रहा है आपको? अर्ली है कहना, लेकिन ये कि लग ऐसे ही रहा है और प्रेडिक्शंस भी कुछ हम लोगों के ऐसे ही थे ड्यू टू ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज दैट हैव कम अबाउट इन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। लग ये ऐसा ही रहा था कि रिपब्लिकन्स जीतेंगे और वही ऐसा अभी तक तो एटलीस्ट यही अंदाज़ा हो रहा है कि यही होगा। अच्छा, अब तक जो सूरत हाल बनी है, किस कदर चांसेस हैं कि इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा और वो दोबारा मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरेंगे? देखिए, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को ना उन्होंने खुद कहा है, ना ये है कि ये आदमी अभी प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे भी कि नहीं। लेकिन एज रिपब्लिकन पार्टी को अगर ये जीत जाते हैं मिड टर्म इलेक्शंस तो मेजर एडवांटेज मिलेगा इन द नेक्स्ट आफ्टर 2 years द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े होते हैं तो हिज लाइकलीहुड ऑफ विनिंग बिकम्स सिग्निफिकेंटली हाई। अच्छा डॉक्टर साहब, बाइडन को कितना नुकसान होगा? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि एक दफ़ा जो सदर बनता है वो दोबारा भी सदर बन सकता है। जी हाँ, बन तो सकता है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन के लिए न सिर्फ नुकसान होगा, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ हाउस लूज़ करते हैं या हाउस और सेनेट दोनों लूज़ कर देते हैं। अगर हाउस और सेनेट दोनों लूज़ कर देते हैं तो ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट बट हिज पावर्स गेट वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर आपका जो दूसरा सवाल है कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, आई एम नॉट टोटली श्योर कि प्रेसिडेंट बाइडन खुद इलेक्शन में खड़े भी होंगे और नहीं, बिकॉज एक तो एज ज़्यादा हो गई है उनकी काफ़ी, और हिज लाइकलीहुड ऑफ विनिंग अगेन बिकम्स क्वाइट स्लिम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस आप देंगे उन लोगों को जो इलेक्शंस में लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली जो एडवाइस दूंगा वो मैं ये दूंगा कि जब आपको उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए जब तक कि एक आपका कुछ नेम रिकग्निशन नहीं हो। कुछ नेम रिकग्निशन होना चाहिए, आपकी कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई डेफिनेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, विच मीन्स के कोई वजह होनी चाहिए कि जिस वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। वजह होनी चाहिए कि आप इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, क्या आर देयर सर्टन इश्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, उनको आप एड्रेस करना चाहते हैं, या आप अबव ऑल जो आपका काम है इलेक्शन में लड़के वो है कम्युनिटी सर्विस। और अगर आप इस इरादे से लड़ते हैं कि आपके पास कम्युनिटी सर्विस भी आप प्रोवाइड करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करेंगे और आप पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, आई थिंक दोज आर ऑल ग्रेट आइडियाज़ एंड आई थिंक यू शुड हैव दोज इन माइंड बिफोर यू डिसाइड टू रन फॉर द इलेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐवान या सेनेट हाथ से निकलता है तो आपके ख्याल से पॉलिसी चेंज आप देख रहे हैं दाखिली और खारजा? देखिए, खारजा पॉलिसी में तो चेंज आना ज़रा सा मुश्किल मुझे नज़र आता है, लेकिन हाँ, दाखिला पॉलिसी के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होंगी। ये जो स्टूडेंट लोन प्रोग्राम है इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन द कंट्री डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर चेंजेस ज़्यादा आने की मुमकिन है बनिस्बत इसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला चल रहा था जो आप लोगों ने देखा। जो ही ये रिज़ल्ट्स आते जाएंगे आपको इससे आगाह करते रहेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र में COP27 कॉन्फ्रेंस के बाद लंदन चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इसकी तस्दीक कर दी है। ज़रा ये बताते हैं कि लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में चंद अहम फैसले मुतवक्के हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और दीगर मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि पंजाब पुलिस पंजाब में हमारी हुकूमत के मातहत होने के बावजूद मैं अपना केस रजिस्टर नहीं करा सका। पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि बंद कमरे में 4 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। जिन ताकतवर लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया उन्हें बुलेट प्रूफ शीशों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाक़े की आज़ादाना तहकीकात चाहता हूँ। इमरान खान ने मजीद कहा कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि लोगों को उनकी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करने दी जाए। इससे पहले लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि इन्हें मालूम था कि इन पर गुजरांवाला या गुजरात में हमला होगा, इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी।
इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जिन लोगों के नाम दिए हैं, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का मरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान खान। जी, इस वक्त हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं। रावलपिंडी शहर के अंदर शमसाबाद के पॉइंट पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। एहतजाजी कैंप मरी रोड के दोनों तरफ लगाया गया है। मरी रोड शमसाबाद पॉइंट के पास से जो है वो ब्लॉक की गई है और शहरियों को जो है वो आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद को मुख्तलिफ़ शहरों से मिलाने वाली सड़कों पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज जारी है। अभी हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बरकरार है और इसके अलावा एक्सप्रेस हाईवे पर भी जो है वो ट्रैफिक रवान दवा हैं। जी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुज़ाकरात से मुतालिक तहरीक इंसाफ से राब्तों की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम आज साजिब खानज़ादा के साथ में वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के कुछ संजीदा लोगों ने राब्ता किया था, लेकिन इमरान खान की जिद और अना के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए तहरीक इंसाफ के संजीदा लोग भी बेबस हो जाते हैं। अफसोसनाक बात है कि एक बड़े मुतनाज़ा फैसले के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर बहाल की गई और इसने विद इन वीक पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी इंतजामी मशीनरी को मफलूज नहीं किया बल्कि उसमें मेल्ट डाउन कर दिया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि उस रिव्यू पिटीशन को टेक अप करे जो उस फैसले के लिए है, ताकि इससे पहले कि पाकिस्तान का और पंजाब का खास तौर पे मजीद नुकसान हो, हम इससे बचना चाहिए। यहाँ पर सूबाई हुकूमतें जो है वो एक अफरा तफरी पैदा करने में पार्टी बन चुकी हैं, मुल्क के अंदर इनारकी पैदा कर रही हैं। इसके लिए हम गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। इस सूरत हाल से निपटेंगे भी, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इंतजामी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। पीटीआई की तरफ से जो उनके अंदर कुछ संजीदा लोग हैं उन्होंने राब्ता किया था, लेकिन असल मसला यह है कि खान साहब की जो अना और जिद है उसके आगे कोई पीटीआई का बंदा उनके आगे बोल नहीं सकता। तो ये सब लोग बेबस होकर फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि खान साहब की जो मुतालबे होते हैं वो बड़े ही अनफेयर होते हैं या गैर मुनासिब होते हैं और वो खुद कन्विंस नहीं होती पीटीआई की नेगोशिएटिंग टीम कि वो उनको मनवा सकती है। तो लिहाजा हम एक बड़ी अजीब सूरत हाल में है। इस वक्त एक शख्स है जिसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी है, उसने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के कौमी इदारे सबको यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने यहाँ पे सरेंडर किया तो खान साहब के साए में 20 इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे हैं कि जो इसी मिसाल को लेकर वो भी अपने एजेंडाज लेकर निकल आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान तसादुम के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया वो तसादुम के जरिए किया है, चाहे वो तसादुम अपोजिशन जमातों से हो, इलेक्शन कमीशन से हो या फिर अदलिया से। खान साहब इस वक्त जिस अमल में पूरी तरह चल रहे हैं वो है तसादम का रास्ता। उन्होंने आज तक जो भी अचीव किया है वो तसादम है अपोजिशन की उस वक्त की जमातों के साथ या उस वक्त की हुकूमती जमातों के खिलाफ। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तसादम किया, फिर उन्होंने आर्मी के साथ तसादम किया, फिर उन्होंने अदलिया के साथ किया। अब उनका मौक़िफ़ है ही ये कि जब तक मैं लड़ाई जारी नहीं रखता मेरी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। खान साहब का अगर ख्याल है ना कि वो अकेले कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे और पाकिस्तान में कोई तब्दीली ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज फिर हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बैठने की जरूरत है। खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, ना उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। उनकी तो बेसिक लड़ाई क्या है, पहले दिन से वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो मतून कर रहे हैं। कभी इनको मीर जाफर मीर सादक कहते हैं, कभी इनको कुछ कहते हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप गलत पार्टियों को आपने हुकूमत दे दी। उनका ये मुतालबा कहना है खान साहब का, इनको हटाओ, इनको खुद आप लाने वाले इनको खत्म करो और मुझे लेके आओ। ये तो उनका ओपन मुतालबा है, जिससे मुतालबा किया जाए उससे मुखालफत होती है। वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत और गैर आईनी मुदाखलत की बात कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इदारों के साथ वो तसादम करते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान की बका के साथ लड़ रहे हैं। तो इमरान को अपने आप को और पाकिस्तान को आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, अभी भी उनको रुक के सोचना चाहिए और अपना कोई रास्ता निकालना चाहिए। डायलॉग ही डेमोक्रेसी है।
एक सर्वे आपसे शेयर करें जिसके मुताबिक पीटीआई लॉन्ग मार्च पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपॉर के सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने पीटीआई का लॉन्ग मार्च मुस्तरद, जबकि 32% ने इसकी हिमायत की। 54% ने पीटीआई को मशवरा दिया कि सड़क पर एहतजाज के बजाय कौमी असम्बली जाकर मसाइल हल करवाएं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यानी 59% पीटीआई के मुजाहिरों और धरनों की हिमायत नहीं करती, लेकिन अक्सरियत एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात की हामी है और पीटीआई को कौमी असम्बली जाने का मशवरा दे रही है। इस बात का इंकिशाफ इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आईपोल के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1600 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 59% पाकिस्तानियों ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च की हिमायत न करने का कहा, अलबत्ता 32% ने लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करने का बताया। 9% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। 54% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली जाकर अपने मकासद हासिल करने का मशवरा भी दिया, लेकिन 33% लॉन्ग मार्च और धरनों को ही मकासद के हुसूल के लिए वाहिद रास्ता कहते नजर आए। 13% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आईपोर के मुताबिक माजी में किए गए सर्वे में भी पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने सड़कों पर एहतजाज के बजाय कौमी असम्बली में मसाइल के हल पर जोर दिया था। जून 2021 में 64% पाकिस्तानियों ने पीडीएम को लॉन्ग मार्च के बजाय कौमी असम्बली जाने का कहा था। पीटीआई लॉन्ग मार्च से अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम नजर आई। सर्वे में शामिल 38% अफराद ने लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल न होने का कहा, लेकिन 35% ने मकासद पूरे होने की उम्मीद का इजहार किया। 27% ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अरशद शरीफ के कत्ल वाली रात कीनिया के एमो डंप शूटिंग रेंज पर 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर भी मौजूद थे। कीनिया की हुकूमत के काबिल एतमाद ज़राए ने जियो न्यूज़ को इसकी तस्दीक की है। अरशद शरीफ ने 22 और 23 अक्टूबर को अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और दीगर के साथ डिनर किया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं कीनिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। केनिया की हुकूमत ने जियो न्यूज़ को इस बात की तस्दीक की है कि 22 अक्टूबर की रात को जब जर्नलिस्ट अरशद शरीफ एमो डंप शूटिंग साइट पर मौजूद थे तो उसी रात अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स और बाज़ अमेरिकन ट्रेनीज़ भी उसी रात शूटिंग साइट पर मौजूद थे। अरशद शरीफ एमो डंप जो नैरोबी से तकरीबन, जहां अरशद शरीफ का फ्लैट था, वहां से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर है। एक बियाबान एरिया में वाक़ है जहां पर शूटिंग रेंज है, जहां मुख्तलिफ़ किस्म की वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड्स की जाती हैं। जियो न्यूज़ को इस बात की तस्दीक हुई है कि वहां पर उस रात अमेरिकन ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे और जो 22 अगस्त की रात को जो अरशद शरीफ ने वहां पर डिनर किया था उसमें अमेरिकन भी मौजूद थे। एक सरकारी अहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो केनिया के हुकाम हैं उन्होंने अब पूछा है कि वो वहाँ पर जो जितने भी ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे जो एमो डंप साइट पर, उनकी और जो दीगर नेशनलिटीज़ के वहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद लोग मौजूद थे 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, और उस पूरे हफ्ते में उनकी मुकम्मल तफसीलात केनिया की अथॉरिटीज़ ने अब जो एमो डंप के जो मैनेजर्स हैं वकार अहमद और उनके भाई खुरम अहमद उनसे मांगी हैं। वहाँ पर हर तरह से जितने भी लोग मौजूद थे उनकी प्रेजेंस और उनका जो फ़ोन डाटा है उसके हवाले से अब केनियन अथॉरिटीज़ ने बाकायदा तौर पर जो एमो डंप की जो कंपनी है उसके नाम एक ख़त में भी उन्होंने इस बात की तफसीलात मांगी हैं, जिसकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। नई तफसीलात सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक जो एमो डंप की जो साइट है, जो शूटिंग साइट है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो हुकूमतें इंक्लूडिंग जो केनिया की एक पुलिस फोर्स है उनको भी, और उसके साथ साथ जो अमेरिका की बाज़ कंपनीज़ हैं, जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उनको भी वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया जाता था और वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ जो अमेरिकन हुकाम वहाँ पर अपने जो मुख्तलिफ वहाँ पर ट्रेनिंग्स करवाते थे उन्होंने भी उस साइट को यूज़ किया है। इस हवाले से जो चूँकि केनियन हुकाम अब ये पूछ रहे हैं, केनियन हुकाम ये जानना चाह रहे हैं कि बताया जाए कि उस रात वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, ताकि जो केनिया की जो हुकूमत है अब वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पटीदन में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। पटीदन और गिरदनवा के इलाकों में सैलाब को गुजरे 3 माह का अरसा गुजर चुका है। ताहल पटीदन और गिरदनवा के इलाकों के सैलाब मुतासरीन हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं की जा सकी है। जब हम यहाँ कवरेज पर पहुँचे तो इन मुतासरीन की यही शिकवा थी कि हुकूमत ने ताहल हमारी कोई मदद नहीं है, किसी ने कोई राशन नहीं दिया, टेंट नहीं दी। अब जबकि सर्दी का मौसम आ चुका है, हमारे बच्चे खुले आसमान तले बेयार और मददगार हैं और हमारे घर अब भी टूट फूट का शिकार, न हमारे घर बन सके ना ही हमें कोई इमदाद मिल सकी है। उनका कहना है
है कि ना हम सर्दियों के मौसम में हम खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और हुकूमत को चाहिए कि सर्दी के मौसम में हमें कंबल, कपड़े और दीगर अशिया दें ताकि हम इस सर्दी में अपने बच्चों को बचा सकें और हम सैलाब मुतासिर की मुश्किलात कम हो सकें। जी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबला आएगा। पेशावर में क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद के भाइयों और कजन्स ने इफ्तिखार अहमद से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें बांध रखी हैं। इनसे मिलवा रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। इस वक्त मैं इफ्तिखार अहमद के आबाई इलाके में मौजूद हूँ पेशावर में, और यहाँ पर ये वो ग्राउंड है जहाँ इफ्तिखार अहमद प्रैक्टिस किया करते थे और जब इफ्तिखार अहमद अपने घर आते हैं तब भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इस वक्त क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका अपने भाई से क्या तवक्कुआत है और आइंदा मैचेस के लिए क्या सोचते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिखार अहमद जो पिछले उसका रिकॉर्ड था बहुत अच्छा रहा है, तो वही एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो इंशाल्लाह इधर फिनिशर को गेम करेंगे इंशाल्लाह। जी, हम तो सिर्फ इफ्तिखार अहमद के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान टीम के लिए दुआ गो है कि वो ऑस्ट्रेलिया में वो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान साथ लाएंगे, और हमारी उम्मीद है उनसे। इफ्तिखार एक अभी तो नंबर 2 मतलब हाई स्कोर पे पाकिस्तान से नंबर 2 पे है, इंशाल्लाह वो टॉप पे भी चला जाएगा, और उनसे एक सेंचुरी की उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि वो सेंचुरी करे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट के शौकीन है, शायकीन क्रिकेट है, और पाकिस्तान के लिए दुआ गो है कि पाकिस्तान न सेमीफाइनल बल्कि फाइनल जो है वो भी जीते। जी। स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़ेर तमाम 5 रोज़ा स्कूल ओलंपिक्स गेम्स की मशाल रोशन करके खेलों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मुल्तान से मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में, जहाँ पे साउथ पंजाब स्कूल ओलंपिक्स 2022 का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें साउथ पंजाब के 11 अजला के अलावा पूरे पाकिस्तान से आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा और तालबात ने मुकाबलों में शिरकत की। हमारा मैच है कल, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हुकूमत ने इस तरह का इवेंट्स रखवाए जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें और जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, जो भी हम लोग स्पोर्ट्स में स्पोर्टमैनशिप है जो भी है वो कर सकें। इस वक्त यहाँ पे मार्च पास्ट किया गया और उसके बाद जो है स्कूल ओलंपिक्स की जो मशाल है वो मुल्तान में रोशन कर दी गई है। इसके साथ साथ इस स्कूल ओलंपिक्स में जो हमारे ट्रांसजेंडर स्कूल है और जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल है उसके तलबा और तालबात ने भी शिरकत की है, और कल से बाकायदा खेलों का आगाज़ कर दिया जाएगा।